हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट। तो ये नाम यहीं पर ही गलत लिख गया, अल्पसंख्यक नहीं है, ये वो वाली माइनॉरिटी नहीं है, ये अल्पवयस्कता वाली यानी कि उम्र कम वाली माइनॉरिटी है ये। सो हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट की अगर हम बात करें तो ये माइनर्स को किस तरह से उनकी प्रॉपर्टी को, उनकी बॉडी को प्रोटेक्ट किया जाए, कौन उनका नेचुरल गार्जियन होगा। कोर्ट भी खैर गार्जियन अपॉइंट कर सकता है, बट उसके बारे में ज्यादा इसके अंदर नहीं है डिस्कशन। इसमें यह है कि नेचुरल गार्जियन कौन होगा, और अगर फादर को ही लगता है कल को मेरी मौत हो जाए तो वो किसी को बाय विल भी गार्जियन अपॉइंट कर सकता है ना। एक थोड़ा सा कंसेप्ट हम डी फैक्टो गार्जियन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आई थिंक एक्ट आने से पहले ही पुराने जमाने में चलता होगा कि जब भाई, चाचा या कुछ इस तरह के लोग, बाय द वे अगर फादर की डेथ हो जाए तो बच्चे की प्रॉपर्टी घेरने के लिए या व्हाटएवर उसकी देखभाल करना शुरू कर देते होंगे, तो डी फैक्टो गार्जियन हो गए वो। बट एज सच उनके बारे में हम ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, क्योंकि आज की तारीख में वो कंसेप्ट है ही नहीं। अभी तो जो कंसेप्ट है वो कानून के हिसाब से चल रहा है, अलग से इसमें एक्ट है। सो ये एप्लीकेबल किसके ऊपर होगा? ऑब्वियसली जब हिंदू एक्ट है तो ये हिंदूज पर एप्लीकेबल होगा। और हिंदू मैरिज एक्ट में भी हम पढ़ चुके हैं कि बुद्धिस्ट, जैन्स एंड सिख्स हिंदूज में ही कवर्ड होते हैं, उनके लिए अलग से एक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट तो यही है, प्रोटेक्ट करना पर्सन एंड प्रॉपर्टी ऑफ ए माइनर। पर्सन का मतलब उसकी बॉडी, और प्रॉपर्टी तो है ही उसकी प्रॉपर्टी, ठीक है ना। अब माइनर कौन है? जिसने 18 साल पूरे नहीं किए। गार्जियन कौन है? जो कि केयर कर रहा है, किसकी? वही पर्सन ऑफ द माइनर और इस प्रॉपर्टी, और बोथ। तो गार्जियन हो गया संरक्षक, जो केयर कर रहा है उसकी। अब इसमें नेचुरली पहले आएगा नेचुरल गार्जियन, सेक्शन 6। आपको पता ही है नेचुरल गार्जियंस कौन होते हैं? पेरेंट्स। लेकिन यहां पर पेरेंट्स वर्ड यूज नहीं किया, इन्होंने वर्ड यूज किया फादर। फादर इज द नेचुरल गार्जियन एंड आफ्टर हिम द मदर। अब आगे चल के हम सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स पढ़ेंगे, जिसमें इन्होंने क्लियरली कहा है आफ्टर का मतलब ये नहीं कि डेथ होने का वेट करेगी मदर। अगर फादर प्रॉपर्ली टेक केयर नहीं कर रहा तो मदर भी कर सकती है, ऐसा कोई आफत नहीं आ रही है। इस आफ्टर वर्ड से डेथ को इंडिकेट मत करो या कैलकुलेट मत करो। मतलब फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं तो बोलूंगा कि जो है बच्चे की टेक केयर की, वो है फादर की। द फादर इज द नेचुरल गार्जियन बट आफ्टर हिम द मदर, ठीक है। लेकिन 5 साल से छोटा बच्चा मदर की ही कस्टडी में रहेगा। हाउएवर कस्टडी ऑफ ए चाइल्ड बिलो 5 years शुड ऑर्डिनरली रिमेन विद द मदर। तो कहीं ना कहीं जो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर हम कस्टडी ऑफ चाइल्ड की बात करते हैं, या इन जनरल कोर्ट केसेस में हम देखते हैं जब डिवोर्स होता है और बच्चा छोटा होता है, तो कहीं ना कहीं ये प्रिंसिपल डिफाइंड है कि छोटा बच्चा मदर को ही मिलता है आमतौर पर। इनलेजिटिमेट चाइल्ड है तो इसका मतलब ऑब्वियसली फादर का नाम या तो डिस्क्लोज नहीं है या मदर को क्लियर नहीं है। तो इन दैट सिचुएशन मदर हरसेल्फ विल बी द नेचुरल गार्जियन एंड आफ्टर हर द फादर। लेकिन जैसे मैंने कहा, फादर मे नॉट बी नोन टू द मदर, और फादर हो सकता है कि डिस्क्लोज्ड ही ना हो। अब आगे चलते हैं माइनर मैरिड गर्ल। इसमें उसके गार्जियन होंगे उनके हस्बैंड साहब। द हस्बैंड इज द नेचुरल गार्जियन ऑफ ए मैरिड माइनर गर्ल। अब आप मेरे को ये मत बोलना सर माइनर की मैरिज कैसे हो गई। हम हिंदू मैरिज एक्ट में पढ़ चुके हैं कि माइनर की मैरिज अगर हो जाए तो वो इनवैलिड नहीं है, कहीं उसमें पनिशमेंट्स, पेनल्टीज, वो अलग है बातें, लेकिन एज सच वो मैरिज वैलिड रहती है अगर माइनर गर्ल की भी मैरिज हो जाए। तो अगर होती है तो अब उसके गार्जियन उसके फादर नहीं रहेंगे, फिर उसके हस्बैंड साहब जो हैं वो उसके गार्जियन जो है वो माने जाएंगे। डिस्क्वालिफिकेशन, अगर कोई आदमी हिंदू ना रहे, हम तो बात ही हिंदू एक्ट की कर रहे हैं, तो वो गार्जियन अब नहीं रह पाएगा। और अगर उसने संन्यास ले लिया, इज कंप्लीट रिनाउंस द वर्ल्ड। पैरामाउंट कंसिडरेशन क्या है इस सारे फंडे को पढ़ने की? वेलफेयर ऑफ द माइनर। माइनर का भला हो ऐसा सोच के चलना है। क्या ऐसा किया जाए जिससे माइनर का भला हो? यही बात हिंदू मैरिज एक्ट में भी लिखी थी। खैर, अब इनकी पावर्स क्या है? पावर यही है कि वो उस प्रॉपर्टी का देखभाल करेंगे ताकि माइनर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो। जनरल पावर्स जो हैं वो माइनर्स के बेनिफिट के लिए हैं, ऑब्वियसली दैट इज नेसेसरी, रीजनेबल एंड प्रॉपर। पर्सनल केयर एंड बेनिफिट ऑफ द माइनर। अब मान लेते हैं कि माइनर की कोई प्रॉपर्टी पेरेंट्स के पास है, तो वो यही चाहेंगे ना कि उसको रेंट पे दे के
या कोर्ट से परमिशन लेके बेच के बच्चे की पढ़ाई और बाकी की चीजों का वो देखभाल कर सकें। तो अल्टीमेटली एम यही होता है कि बच्चे का फायदा हो, किस तरह से बच्चे का बेनिफिट होगा उस हिसाब से ही नेचुरल गार्जियन हो, चाहे टेस्टमेंट्री गार्जियन अभी बताऊंगा जो विल के अंदर अपॉइंट होते हैं वो हो, चाहे कोई भी हो, उसको बेसिकली बच्चे का ही इंटरेस्ट जो है वो लेके सामने चलना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि कोई लोन वगैरह ले लिया और ये बोल दिया कि बच्चा पे करेगा जी, ऐसा कैसे हो सकता है? यू कैन नॉट बाइंड द माइनर बाय पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट, आप ऐसा नहीं कर सकते, दैट इज नॉट अलाउड। और बच्चे की प्रॉपर्टी तो आप बेच ही नहीं सकते विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट, क्योंकि फिर बच्चे को तो समझ है ही नहीं। अब माना सोच के देखिए, 6 साल का बच्चा है, उसको क्या पता। क्रिमिनल लॉ में हम पढ़ के आए हैं कि 7 साल से छोटा बच्चे को हम क्रिमिनल मान ही नहीं सकते अगर उससे कोई गलती से अपराध हो भी जाए तो। सोच के देखो, जब क्राइम तक में उसको छूट है तो छोटे बच्चे को क्या पता चलेगा मेरी प्रॉपर्टी को बेचो, किराए पे दो, गिरवी रख दो, ये सब कहां उसको समझेगी। इसलिए कोर्ट की परमिशन चाहिए, चाहे मॉर्गेज करना हो, चाहे उसको सेल, गिफ्ट, एक्सचेंज किसी भी तरह इधर उधर करना हो, या 5 साल से ज्यादा लीज पे देना हो, या बच्चा बड़ा हो जाएगा इतने पीरियड के लिए देना है कि बच्चा जब बड़ा हो जाएगा उससे भी 1 साल से आगे जा रही है। यानी 16-17 साल के बच्चे के केस में अगर आप 3-4 साल की भी लीज कर रहे हैं तो भी आपको कोर्ट की परमिशन की जरूरत पड़ेगी। अगर ये गार्जियन इस चीज को वायलेट कर देता है रूल को विदाउट, तो फिर ये ट्रांजैक्शन वॉइडेबल होगी। वॉइड तो नहीं है बट वॉइडेबल जरूर है, इसको कैंसिल किया जा सकेगा, क्योंकि कोर्ट की परमिशन के बिना माइनर की किसी भी प्रॉपर्टी को आप सेल नहीं कर सकते और लीज पर नहीं दे सकते, मॉर्गेज नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो ये कंडीशंस, ऑब्जेक्ट क्या है इस तरह का बनाने का, ये इसीलिए है कि भाई उसकी प्रॉपर्टी ऐसा ना हो कि कोई और ही उसको इधर उधर कर करा के खत्म कर दे, राइट। अब कोर्ट कब परमिशन देगा इस बारे में ये हमारा डिस्कशन है। कोर्ट जब दे देगा जब नेसेसरी होगा, इफ द मनी इज रिक्वायर्ड फॉर द माइनर सर्वाइवल, हेल्थ केयर, एजुकेशन, बच्चे के लिए अगर जरूरी है तो कोर्ट परमिशन दे देगा। सपोज अब एक एग्जांपल भी यहाँ दिया गया है या आगे कहीं पीछे दिया हुआ है कि हाँ ये है एविडेंट एडवांटेज। कोई मान लेते हैं नॉन जनरेटिंग पीस ऑफ लैंड है, माना बच्चे के नाम पर कोई प्लॉट है, वो किसी काम आ नहीं रहा, लेकिन है वो मान लेते हैं अच्छी लोकेशन का प्लॉट, अच्छे पैसे में बिक जाएगा। अब पैसा आ जाएगा तो बच्चा अच्छे से मतलब खा कमा लेगा, पढ़ लेगा, कोई उसकी हेल्थ इश्यू है उसको सॉल्व कर लेंगे, तो फिर कोई फायदा नहीं ना इस चीज का, उन प्लॉटों को संभाल के रखने का। या कोई ऐसी पुरानी सी प्रॉपर्टी है, कई ऐसी होती है बिल्कुल सड़ी खंडर सी प्रॉपर्टियां होती हैं, लेकिन मेन रोड की प्रॉपर्टी है, बिकेगी बहुत महंगे में, क्योंकि दूसरा बंदा जो खरीदेगा वो उसको तोड़ के बहुत बढ़िया नया मकान, होटल कुछ भी बना देगा। तो ऐसा होता है, कोर्ट भी समझदार होता है, वो ऐसा कर सकते हैं। जहां तक ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी के बारे में पॉइंट है, ये थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इसको ना पढ़ने में कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट होता है। हम पढ़ चुके हैं कि एक को पार्सनरी सिस्टम होता है। को पार्सनरी सिस्टम हमने पहले पढ़ा हुआ है ना, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा था जैसे मिताक्षरा, दाय भाग, हमने उसमें मिताक्षरा में पढ़ा था कि को पार्सनरी इंटरेस्ट, जैसे एक बच्चा पैदा होगा तो ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी में उसका को पार्सनरी इंटरेस्ट जनरेट हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिक, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब इमेजिन करो कि ऐसा एक माइनर और बाय द वे उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई, तो अब अलग से उसके लिए करता तो हो गई ना फैमिली में, तो इसलिए उसके लिए अलग से कोई जो है गार्जियन अपॉइंट नहीं किया जाएगा, बिकॉज वहां पर ऑलरेडी कर्ता मैनेजर है, वो उसको देख ही रहा है ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी को, तो देयर इज नो नीड फॉर अ सेपरेट गार्जियन और एनी कोर्ट ऑर्डर और समथिंग। एक छोटा सा पॉइंट है कि कोर्ट कौन सा जुरिस्डिक्शन लेगा इस तरह के किसी मैटर में, अगर मामला कोर्ट में जाएगा तो जहां इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है, माना फैमिली हो सकता है सारी दिल्ली में रहती हो, लेकिन सपोज मान के चलो प्रॉपर्टी अंबाला में है, तो फिर इसका जो जुरिस्डिक्शन है वो मेनली कहां जाएगा, अंबाला में, है ना। तो मेनली ये होता है विद इन हुज जुरिस्डिक्शन द माइनर्स इमूवेबल प्रॉपर्टी इज एक्चुअली लोकेटेड, दैट इज द मेन वेयर द केस शुड गो। देन हम नेक्स्ट पढ़ेंगे टेस्टामेंट्री गार्जियंस, वसीयत। कई बार होता है कि आई डोंट नो कौन इस तरीके से वसीयत लिखते हैं, मे बी जिनको लगता हो कि मेरी डेथ हो सकती है, हो सकता है उसके कुछ दुश्मन हो या तबीयत खराब चल रही हो, या बहुत सारे लोग वैसे ही प्रिकॉशियस होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि भाई सपोज ओल्ड एज के बच्चे हैं, अब पेरेंट्स को लगता है कि हम हो सकता है भगवान के घर पहुंच जाए, तो उनके बच्चों का कौन देखभाल करेगा, तो ऐसे में वो एक वसीयत से किसी को गार्जियन अपॉइंट कर सकते हैं। तो उनकी भी सेम पावर्स होती हैं जो एक्ट में लिखी है। ऊपर हमने रिस्ट्रिक्शन पढ़ी थी ना कि वो अपने आप से बेच नहीं सकते विदाउट कोर्ट परमिशन एंड ऑल दैट, वो रिस्ट्रिक्शन उन पर भी एप्लीकेबल होगी। इसके अलावा अगर कोई और रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है विल के अंदर, जिस विल में उनको गार्जियन अपॉइंट किया वही विल उन पर कुछ और रिस्ट्रिक्शन भी तो लगा सकती है, वो
वो रिस्ट्रिक्शंस भी इनके ऊपर लगेंगे। सो अपॉइंटमेंट बाय फादर, भाई फादर ही नेचुरल गार्जियन है तो वही विल को अपॉइंट करेगा, विल से किसी को अपॉइंट करेगा, द पर्सन ऑफ द माइनर प्रॉपर्टी और बोथ पर्सन एंड प्रॉपर्टी, उसके लिए वो अपॉइंट कर देंगे। इफेक्ट क्या है, मदर सर्वाइवल, इफ द फादर डाइज बिफोर द मदर, जो कि कॉमन ही है, होता है तो गार्जियन अपॉइंटेड बाय फादर्स विल डज नॉट इमीडिएटली टेक इफेक्ट, द मदर बिकम्स द नेचुरल गार्जियन। आपको याद होगा ऊपर जब मैंने पढ़ाया था तो ये बात कही थी कि फादर इज द नेचुरल गार्जियन एंड आफ्टर हिम द मदर। अब सपोज फादर ने विल में एक बंदे को बना दिया जी इसका ये मेरा गार्जियन है, मेरी डेथ के बाद ये गार्जियन है, बट अभी तो मदर जिंदा है ना, तो अगर मदर जिंदा है तो मदर बिकम्स द नेचुरल गार्जियन। लेकिन अगर वो बाद में उनकी भी डेथ हो जाती है तो फिर देन द फादर्स अपॉइंटमेंट रिवाइव्स, फिर थर्ड नंबर पे एक तरह से उसका नंबर आएगा जिसको फादर ने अपॉइंट किया, ठीक है ना। तो इसका मतलब नेचुरल सीक्वेंस क्या हुई, मान लेते हैं भाई बहुत ही अमीर बच्चा है और उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं तो सबको चिंता है कि उसकी कौन देखभाल करेगा, तो फादर इज द फर्स्ट नेचुरल गार्जियन। मान लेते हैं उनकी डेथ हो जाती है, देन मदर इज द सेकंड नेचुरल गार्जियन एंड थर्ड, अगर फादर ने विल में किसी को अपॉइंट किया हुआ एज गार्जियन, जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पर हिंदी में वसीयती संरक्षक, इंग्लिश में टेस्टामेंट्री गार्जियन, तो ये थर्ड नंबर पे उनकी अपॉइंटमेंट होगी। बट मदर भी अपॉइंट कर सकती है, मैं आल्सो अपॉइंट, जब अब माना फादर की तो डेथ ही हो गई और फादर ने हो सकता है किसी को विल में अपॉइंट ही ना किया हो, तो मदर भी बाय विल किसी को टेस्टामेंट्री गार्जियन अपॉइंट कर सकती है। अगर इलेजिटिमेट चिल्ड्रन है, अगर उनकी बात करें तो उनकी तो फिर मदर ही अपॉइंट करेगी। हमने शुरू में भी यही बात की थी कि इलेजिटिमेट अगर कोई चाइल्ड है तो उसके लिए तो फर्स्ट गार्जियन उसकी मदर ही है, तो नेचुरली टेस्टामेंट्री गार्जियन भी वही अपॉइंट करेंगे। अगर हम उनकी पावर्स की बात करें तो पावर्स वही है जो नेचुरल गार्जियन के पास है, लेकिन जो रिस्ट्रिक्शंस एक्ट में है वो तो हम पढ़ चुके, यही मेन रिस्ट्रिक्शन थी ना कि बेच नहीं सकते विदाउट कोर्ट परमिशन। इसके अलावा विल में भी एडिशनल रिस्ट्रिक्शंस लिखी जा सकती हैं, टेस्टामेंट्री गार्जियन के लिए वो एडिशनल रिस्ट्रिक्शंस भी एप्लीकेबल होंगी। अगर माइनर गर्ल की मैरिज हो गई तो फिर उसके सारे राइट्स हट जाएंगे, हम पहले पढ़ चुके, वो फिर किसके पास चले जाएंगे, उसके हस्बैंड के पास। तो राइट्स ऑफ ए टेस्टामेंट्री गार्डियन सीजेस व्हेन द माइनर गर्ल गेट्स मैरिड, वो तो नेचुरल है क्योंकि फिर उसके हस्बैंड उसके गार्जियन बन जाएंगे। अब है डी फैक्टो गार्जियन, ये कंसेप्ट पुराना है, अभी तो कम ही एप्लीकेबल होता हुआ, लेकिन फिर भी इसमें क्या है कि कोई ना तो वो नेचुरल गार्जियन है, ना तो वो फादर मदर है, ना किसी विल में उनको अपॉइंट किया, ना कोर्ट ने उनको अपॉइंट किया, लेकिन फिर भी वो बच्चे की देखभाल कर रहे हैं। कौन होगा भाई, उसका बड़ा भाई हो सकता है, चाचा मामा ताऊ कोई भी हो सकता है। और डी फैक्टो गार्जियन इज ए पर्सन हु विदाउट एनी लीगल अथॉरिटी, उसके पास एज सच कोई लीगल अथॉरिटी नहीं, बट ही टेक्स केयर ऑफ माइनर एंड मैनेजेस द अफेयर एज इफ ही वर ए गार्जियन। हो सकता है वो वास्तव में उस बच्चे की देखभाल कर रहा हो, अंकल, एल्डर ब्रदर, ग्रैंड मदर, कोई भी हो सकता है, लेकिन उनको उसकी प्रॉपर्टी से डील करने के लिए कोर्ट ने मना कर दिया, क्योंकि देखो ऐसे तो फिर कोई भी आ जाएगा, और फादर मदर और अपॉइंटेड बाय विल, यहां तक तो समझ में आ रहा है लॉ को, बट उसके बियॉन्ड लॉ नहीं समझ पा रहे कि कौन आके बच्चे को देखभाल करने लगेगा। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा शायद होता भी होगा, लेकिन फिर भी कानून ने जो प्रोटेक्शन देने की कोशिश की है वो ये कि नो पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू डिस्पोज ऑफ और डील विद द प्रॉपर्टी ऑफ माइनर मेयरली, क्योंकि वो डी फैक्टो गार्जियन है। कोर्ट ने इसके लिए मना किया है, तो ठीक है, मना किया तो मना किया। इसका इफेक्ट क्या है कि प्रोहिबिट कर रहा है कोर्ट डी फैक्टो गार्जियन को सेलिंग, मॉर्गेजिंग, गिफ्टिंग, लीजिंग, कुछ नहीं करना भाई। आप उसकी मैक्सिमम टेक केयर कर सकते हो, लेकिन उसको डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते। एटलीस्ट माना आप एक बच्चे को पाल रहे हो, तो आपके पास जब कोई पावर्स तो है नहीं, तो आप इतना ही कर सकते हो कि बच्चे को पाल लो। मुझे लगता है कि अगर प्रॉपर्टी रेंट वगैरह पे चढ़ी हुई है, किराया आ रहा है, उससे बच्चा पल रहा है, वहां तक तो शायद कोर्ट इतना पंगेबाजी नहीं करेगा, लेकिन अगर आप बेचने की कोशिश करोगे तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है। प्रॉब्लम क्या मतलब, फिर वो अलाउड नहीं है। ऑब्जेक्ट यही है, टू प्रोटेक्ट द माइनर्स फ्रॉम अनऑथराइज्ड पर्संस। मतलब वैसे भाई को या किसी और को, चाचा मामा को भी अनऑथराइज्ड पर्संस बोलना अजीब लग रहा है, लेकिन कोर्ट भी क्या करे ना, इतने लाखों करोड़ों लोगों को मैनेज करना है, एक्ट तो यही एक है, तो कानून बनाना ही पड़ा कि भाई हमें तो सिर्फ समझ में आता है एज ए गार्जियन या तो फादर या मदर या फिर जिसका नाम विल में लिखा हो। अगर तीनों में से कुछ भी नहीं है तो फिर तो बहुत लंबा, फिर परिवार और खानदान तो फिर बहुत बड़ा हो जाता है ना, तो थोड़ा सा अगर आप समझोगे तो इतना अजीब नहीं लगेगा। तो ऑब्जेक्ट इनका ठीक है।
ये ललिता जो है, आई थिंक ललिता होगा, the court held that transfer made by a person who was merely a de facto guardian was invalid because section 11 expressly prohibits such dealings with a minor's property. तो ये इस केस के अंदर डिसीजन जो है वो ले लिया। माइनर का जो अनडिवाइडेड इंटरेस्ट है ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी में, मैंने आपको उसके बारे में पहले बता दिया, उसकी कोई जरूरत नहीं है गार्जियन उसके लिए अपॉइंट करने के लिए, उसके लिए करता होता ही है। वो जो मिताक्षरा के अंदर एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसके पास नेचुरल प्रॉपर्टी राइट आ जाता है, तो उसकी कोई जरूरत लग नहीं रही है, तो इट इज अननेसेसरी, वो पहले से है। इट इज टू अवॉइड अननेसेसरी अपॉइंटमेंट ऑफ गार्जियंस, इसके लिए प्रोविजन बना दिया। हाई कोर्ट लेकिन तब भी अपॉइंट कर सकता है, हाई कोर्ट की पावर यहाँ पर रखी गई है। आफ्टर वाला पॉइंट मैंने पहले बता दिया कि जरूरी नहीं है कि फादर की डेथ का ही वेट किया जाए, अगर सर्कमस्टांसेस जस्टिफाई कर रही है तो वो कर सकते हैं, या फिर जैसे फादर हैज कंप्लीटली निग्लेक्टेड द चाइल्ड, ऐसा भी होता है ना, तो तब भी मदर जो है वो नेचुरल गार्जियन मानी जा सकती है। और रोजी जैकब, ये हमने पहले भी केस पढ़ा था हिंदू मैरिज एक्ट में, उस वक्त भी ये बात आई थी कि वेलफेयर ऑफ चाइल्ड इज द सुप्रीम कंसिडरेशन, उसको मेनली हम इसमें जो है वो ध्यान देते हैं, दैट इज द मेन पॉइंट, ठीक है ना। सो आई बिलीव कि मैंने अपनी तरफ से बहुत सारे पॉइंट्स अच्छी तरह से डिटेल में इसमें कवर कर दिए। फिर भी कोई डाउट महसूस करो तो आप इन नंबर्स पे व्हाट्सएप कर सकते हो, और जिस बुक से पढ़ा रहा हूँ उसको खरीदने के लिए भी कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।